सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एटॉमिक साइज पीरियड में और ग्रुप में कैसे चेंज होता है। तो ग्रुप में जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज ऑफ एनी एटम इंक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में डिनोट किए गए हैं ये सारे मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल लेफ्ट और मिडल पार्ट में ऑलमोस्ट एंटायरली मेटल्स हैं। उसके बाद ग्रीन कलर से मेटलॉइड्स रिप्रेजेंट किए गए हैं और राइट मोस्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स। तो देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स के साथ मैच करती हैं और कुछ नॉन मेटल्स के साथ मैच करती हैं। तो मतलब मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स से इंटरमीडिएट पोजीशन पे लाई करते हैं, मतलब बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। तो मेन मेटलॉइड्स आपको याद होने चाहिए और नॉन मेटल्स तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में मेनली क्या आते हैं, देखिए पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। जबकि डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में मेनली मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स हैं। ओके, तो इस डायग्राम से आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तीनों कैटेगरीज को तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है टिपिकली शाइनी सॉलिड्स, कि शाइनी होते हैं और सॉलिड होते हैं। सेकंड इज मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो मॉडरेट से लेके काफ़ी हाई तक होते हैं मेटल्स के। थर्ड, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। एंड फोर्थ इज मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और नॉन मेटल्स को दे दें। तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैटायंस। तो इनकी टेंडेंसी कैटायन बनाने की बहुत ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, एनायंस। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो टिपिकली नॉट शाइनी, टिपिकली। ओके, सेकेंड इज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जनरली, ठीक है, सबकी बात हम नहीं करते, किसी भी प्रॉपर्टी में आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट से राइट कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है प्रॉपर्टी या टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो रहा है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक केस में ऐसा होगा, देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शन। तो नॉन मेटल्स के टिपिकली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाने की होती है, एनायन बनाने की टेंडेंसी होती है। और कहाँ से गेन करते हैं, मेटल्स के साथ। तो जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं, और इसी से आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो ये आप थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोनों के इंटरमीडिएट होती हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम एलिमेंट्स डू नॉट फिट दीज कैटेगरीज, कि ये जो हमने कैटेगरीज स्पेसिफाई की हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स की होती हैं, तो सारे के सारे जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये एक एक्सेप्शन हुई। आयोडीन की बात करें हम तो आयोडीन कैसे होती है, उसकी अपीयरेंस शाइनी होती है, तो नॉन मेटल है बट स्टिल शाइनी है। ठीक है, फिर हम गैलियम मेटल की बात करें तो गैलियम मेल्ट्स इन समर्स। ठीक है, कि समर्स में मतलब रूम टेम्परेचर आपको 30 डिग्री प्लस अगर होगा तो गैलियम आपका हाथ में भी मेल्ट हो जाएगा। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है, मतलब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो बोलने का मतलब ये है
कि सभी एलिमेंट्स इन कैटेगरीज में फिट हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। ओके, तो ये हो गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बेसिक क्लासिफिकेशन। अब अगर हम देखें तो मेटल के साथ किन किन प्रॉपर्टीज़ को हम एसोशिएट कर सकते हैं कि मेटेलिक जो नेचर है वो कैसे चेंज होती है, कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तब इनमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों डिक्रीज करता है? देखिए डिक्रीज तो आपको दिख रहा है यहां पर भी इस डायग्राम में कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, मेटल से मेटलॉइड बन रहे हैं, फिर मेटलॉइड से फाइनली हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो राइट साइड जाने में, अलोंग द पीरियड जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का है, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का रीज़न है। ठीक है, कि जो हम नेक्स्ट 4 पॉइंट पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई है किसकी लो है, इससे मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी अफेक्ट होता है। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर राइट में अगर आप जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो सिमिलरली अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज होती हैं, क्यों चेंज होती हैं, ये आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा जब आप आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके होंगे और फिर वापस इन ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे कि क्यों ये हो रहे हैं और कैसे ये आपस में रिलेटेड है। तो मेटेलिक कैरेक्टर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, ये आपने 3rd चैप्टर में ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ज़्यादा है वो ज़्यादा मेटेलिक है। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इट मीन्स डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में देखें तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? पोटाशियम। पूरे अल्कली ग्रुप में देखें तो सीजियम, क्योंकि फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो जितना आप किसी ग्रुप में नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो चाहे मेटेलिक कैरेक्टर बोल लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल दीजिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप कैसे चेंज करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो डेफिनेशन देखिए, इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम एनर्जी कि जो मोस्ट लूजली, सबसे ढीली तरीके से जो लगा हुआ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है। ओके, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। पढ़ने में ये डेफिनेशन काफ़ी आपको आसान लगेगी, बट इस डेफिनेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटम को, अगर आप बहुत सारे एटम्स उसके आसपास होंगे तो उनकी फोर्सेस से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं। इसीलिए
हम बल्क में से, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई एक एटम बीच में अगर चूज़ करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आसपास वाले एटम्स का भी असर होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक और लेयर होगी एटम्स की, इसके नीचे भी लेयर होगी। तो जब भी किसी एटम को उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होता है, हमेशा उसे आइसोलेट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं। अब इसको जब आप बाहर निकाल देंगे तो अब इसके ना लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में कोई नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। तो ये हो गया आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। एटम आयन नहीं, कैटायन एनायन नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो एटम वर्ड का भी मीनिंग है। सेकंड, अब ये मैंने ड्रॉ किया डायग्राम, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है और मान लीजिए दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। अंदर वाली शेल्स मैंने ड्रॉ की ही नहीं है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का पुल उसके ऊपर सबसे कम होगा, कि न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस आपको अट्रैक्ट उतने ही वीकली कर पाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा उस पे न्यूक्लियस की पुलिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे वीक होगी, इसलिए इसको बाहर निकालना सबसे आसान है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज हायर क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि न्यूक्लियस से सबसे दूर जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लूजली हेल्ड जो होगा, उसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब बाहर निकालने का मतलब क्या है कि जस्ट बाहर निकाल के छोड़ दिया? बाहर निकालने का मतलब है इसको कहां तक लेके जाना है? रिमूव इट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक इसको लेके जाना है, मतलब इससे दूर लेके जाना है। इन्फिनिटी ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी बहुत दूर होता है कि लाखों करोड़ों माइल्स या किलोमीटर्स दूर इसको लेके जाना है। इन्फिनिटी का मतलब है वो पॉइंट जहां पे न्यूक्लियस दोबारा इसको अट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। अगर 50 मीटर के बाद भी इन्फिनिटी आ जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाती है, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी डजंट मीन अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इन्फिनिटी ओनली मीन्स जहां पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए इतने दूर तक न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन एक्सर्ट कर पा रहा है, तो मतलब इससे जस्ट बाहर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को ले आए तो ये इसके लिए इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में टिपिकली होता क्या है। तो जब आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? कैटायन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये लिख दिया मैंने। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनेगा? यहां पे कैटायन बनेगा, गैसेस, और इलेक्ट्रॉन जो हमने बाहर निकाल दिया। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम हुई, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस प्रोसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। और इसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लगी है, तो IE1, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना कोई फोर्स लगाए आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। तो दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज अ वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब ये जो कैटायन आपके पास आ गया था, इस कैटायन के ऊपर क्या चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 पॉजिटिव है। तो या चलिए इसको बेटर हम क्या करते हैं, एटम को हम डिनोट करते हैं A से। तो A गैसेस से बना A पॉजिटिव गैसेस। तो यहां पर जो एनर्जी लगी उसको लिखा IE1। अब ये जो कैटायन है, इससे दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन, तो एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये A2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको लिखा IE2। अब ये ध्यान रखना, IE2
2 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है। मतलब इस प्रोसेस की एनर्जी है IE2, इस प्रोसेस की एनर्जी है IE1। अब A2 पॉजिटिव से अगर आप फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और बनाते हैं A3 पॉजिटिव, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी कॉल्ड IE3, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब ये ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए A में हम आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप A हो, आपके फ्रेंड ने आपसे 100 रुपये उधार मांगे, आपने दे दिए, ठीक है। अब आपके पास 100 रुपये की कमी होगी, अब वो फ्रेंड दोबारा आके फिर से 100 रुपये मांग रहा है। तो जितने इजीली आपने पहले 100 रुपये दिए थे, क्या आप दोबारा उतने इजीली दे दोगे? नहीं, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी उसको दे चुके हो, तो आपके पास खुद पैसे थोड़े कम हो गए। तो नेक्स्ट टाइम उसको अगर आपसे पैसे दोबारा लेने हैं तो उसको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा मनाना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा बहाने मारने पड़ेंगे। तो सेकंड टाइम 100 रुपीज़ देने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब तीसरी बार फिर से आ गया वो कि फिर से 100 रुपये दो, तो क्या होगा? अब जितना इजीली पिछली बार दिया था क्या उतना इजीली दोगे? नहीं। अब इससे भी कोई अच्छा बहाना चाहिए, कोई और अच्छा रीज़न चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब 100 रुपीज़ देने हैं फिर से, तब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहाना चाहिए। तो मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए न्यूक्लियस पे 5 पॉजिटिव चार्ज था, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे? तो न्यूक्लियस पे 5 पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन भी टोटल 5 थे, बैलेंस 5 ने 5 को घेर के रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, तो न्यूक्लियस पे तो 5 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो जब 5 पॉजिटिव अब 4 को संभालेंगे तो 4 के ऊपर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अब इन 4 में से एक और को निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और अगर हम निकाल देते हैं तो अब जो 5 पॉजिटिव हैं वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं। तो पहले 1:1 था, 5 5 को संभाल रहे थे, अब 5 4 को संभालेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर हमें 50 की एनर्जी लगी, तो दूसरे को निकालने के लिए 50 नहीं लगेगी, उससे काफ़ी ज़्यादा लगेगी, मान लीजिए 150 एनर्जी लगी। तीसरे को निकालने के लिए और भी ज़्यादा लगेगी, मान लीजिए 400 एनर्जी लगी। हर बार जैसे आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, इसलिए IE1 से ज़्यादा होता है हमेशा IE2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है IE3 एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव, इसको आप लिख सकते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ग्रेटर, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बाद क्या बनता है? कैटायन। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी मतलब वो कैटायन बहुत इजीली बना देगा, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो तो आपका कितना भी अच्छा दोस्त होगा आप उसको पैसे नहीं दोगे, ठीक है। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। लो आयनाइजेशन एनर्जी आपसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो, आप बहुत दानवीर हो। ओके, अब इसको हम टेबल में देखते हैं, वैल्यूज़ के साथ देखते हैं कि वैल्यूज़ के साथ कैसे कंपैरिजन आता है। देखिए लिथियम वैलेंस क्या होता है? 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब यहाँ पर ध्यान देना जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मेगा जूल पर मोल में है, ना जूल ना किलो जूल, मेगा जूल्स। मेगा मीन्स 10⁻6 जूल पर मोल में दी गई है, ठीक है, इसलिए वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, इट्स अ वेरी हाई वैल्यू। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगा 0.52 मेगा जूल, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगा 7.30, मतलब कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हायर एनर्जी। थर्ड निकालने के लिए 11.81, मतलब IE1 से बड़ा है IE2, उससे बड़ा है IE3। बेरिलियम से उसकी वैलेंसी 2 है, तो पहला निकाला 0.90, दूसरा उससे बड़ा हुआ, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा। अब ये जो डिफरेंसेस हैं कि लिथियम के केस में पहले और दूसरे के बीच में बहुत बड़ा जंप है, बेरिलियम के केस में पहले और दूसरे में उतना जंप नहीं है, ऑलमोस्ट जस्ट डबल है। ये जंप कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा इसके भी रीजंस हैं,
इसको भी आप हायर क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि IE1 से हमेशा बड़ा होगा IE2, उससे बड़ा होगा IE3, ठीक है। तो आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जी अब आपको बेसिकली क्लियर है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब ध्यान आपको यहाँ पर ये भी देना है ट्रेंड में कि डाउन द ग्रुप क्या होता है। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं और अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तब ये दोनों एनर्जीज कैसे वेरी करती हैं। तो अलोंग द पीरियड देखिए क्या हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी 0.52, 0.9, फिर 0.8, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर थोड़ी सी कम, फिर बढ़ रही है, मतलब ऑलमोस्ट अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। बीच में जो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर कम हुई, उसके बाद यहां पर कम हुई, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं कि इस एक्सेप्शन का रीज़न क्या है। बट अगर जनरल ट्रेंड देखा जाए तो 0.52 से लेके 2.08 तक बढ़ी रही है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, देखिए लिथियम के बाद नीचे ग्रुप में क्या आएगा, सोडियम। सोडियम के लिए कितने हैं, 0.50, ठीक है। और उससे अगर आप नीचे आएंगे तो और कम होती जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप का तो इसका बहुत इजी रीजन है। देखो लिथियम में न्यूक्लियस और कितनी शेल्स होती हैं, 1s2 2s2, नहीं दैट इज 1s2 2s1, 2 शेल्स। अब उसके नीचे जाओगे तो सोडियम में 1 2 3, 3 शेल्स होंगी। 3 शेल्स का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है। दूर होने की वजह से इसको निकालना ज़्यादा इजी है। अब उससे नीचे जाओगे, अगर सोडियम पोटाशियम में जाओगे, सोडियम से नीचे, तो न्यूक्लियस 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, फिर 4th शेल। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो और दूर होगा, और जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्टिव फोर्स रिलेटिवली कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नई शेल्स के ऐड होने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी दूर होता है, इसलिए उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज़्यादा फील नहीं होती। तो IE डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मेटेलिक नेचर। तो अब तीनों प्रॉपर्टीज कोरिलेट हो रही हैं। डाउन द ग्रुप गए, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ मतलब इजीली कैटायन बन रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए, और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए तो मतलब ज़्यादा मेटेलिक भी हुए। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम हो रहा है मतलब मेटेलिक करैक्टर भी कम हो रहा है, मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज़ को अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल हम इसकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एफिनिटी क्या होता है, किसी की तरफ आपकी ज़्यादा अट्रैक्शन हो, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन उससे रिलेटेड है। अब किसी भी एटम में आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एफिनिटी का मतलब है ना वो अट्रैक्ट करेगा। तो किसी भी एलिमेंट में या किसी एटम में आप एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसकी एडिशन पे क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम आपको क्लियर है, आइसोलेट किया है ताकि आसपास के एटम उस पर कोई इफेक्ट ना डालें। न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए और गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेट करोगे तो ऑब्वियसली गैसेस ही होगा, ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में
आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, मतलब एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा। अब अगर न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? ऑब्वियसली एनायन बनाएगा। तो एटम था आपके पास गैसेस, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, आयन विद 1 नेगेटिव चार्ज, गैसेस। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये EA1, ठीक है। अब इस आयन में, ये जो आयन 1 नेगेटिव चार्ज वाला आपने लिखा था, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब इसको कहा जाएगा EA2। एक और इलेक्ट्रॉन तीसरा ऐड करेंगे तो हो जाएगा EA3। तो वैसे सक्सेसिवली जैसे IE1, IE2, IE3 था, वैसे ही हम बोल सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्लियर। अब यहां पर जो टेबल दिया गया है इसमें आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वेरिएशन देख सकते हैं। अब देखिए एनर्जी रिलीज में क्यों बता रहा हूं, हाइड्रोजन की बात करिए -72.8, लिथियम की -59.6, मतलब फर्स्ट ग्रुप में सबकी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब दिस इज एनर्जी रिलीज्ड। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव में शो करते हैं, ओके। बेरिलियम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0 है, मतलब क्लोज टू 0। मैग्नीशियम के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 0 है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम के लिए नेगेटिव है। देखिए 13th ग्रुप में सबका नेगेटिव है, 14th में सबका नेगेटिव है, 15th में नाइट्रोजन का पॉजिटिव है, बाकियों का नेगेटिव है। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन से लेके नीचे पोलोनियम तक सबका नेगेटिव है, 17th में नेगेटिव है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए क्या होती है, या तो 0 होती है या पॉजिटिव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर, सॉरी नॉट हैलोजेंस, नोबल गैसेस, 18th ग्रुप इज फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। मतलब क्यों होगी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट पूरा भरा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी इनमें नहीं होती, ये नहीं करना चाहते गेन। इसलिए या तो 0 मतलब 0 टेंडेंसी, या पॉजिटिव मतलब अगर तुम्हें इनको इलेक्ट्रॉन देना है साथ में एनर्जी भी देनी पड़ेगी। मतलब वो बात है कि भाई ये भी ले लो और ये पकड़ो पैसे साथ में, ठीक है। तो बाकियों के केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वो खुश हो रहे हैं कि नया इलेक्ट्रॉन आया, तो इट्स अ वेरी सेलिब्रेटिव माहौल है वहाँ पे, सेलिब्रेशंस। तो ये याद रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि वो नहीं गेन करना चाहता, नेगेटिव वैल्यू का मतलब वो गेन करना चाहता है। अब हम ट्रेंड देखते हैं डाउन द ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में देखें -72.8, -59.6, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज हो रही है, डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन पे नहीं जाना, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई। सिर्फ वैल्यू देखो 72.8, 59.6, 52.9, 48.4, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके अलावा जनरली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और अलोंग द पीरियड चलें, ठीक है, डी ब्लॉक की बात नहीं हम यहाँ पर करें, तो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड नॉर्मली देखिए नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। तो बोरॉन से कार्बन में बढ़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन में बढ़ा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन में भी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अलोंग पीरियड, से लेफ्ट से राइट जाने में ये बढ़ता है, ओके। तो ये आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है, पहले समझनी के आपको पहले पढ़नी है, फिर याद करनी है। एक इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा बाद में लेक्चर करेंगे जिसमें
थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि इनकी जो वेरिएशन है ये क्यों है। ये सारा का सारा जो फंडा है आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के चेंजेस का, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है, एक फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको अभी तो समझ नहीं आएगा, तो आप बस ये देख लीजिए कि कैसे कैसे इनकी वेरिएशन होती हैं। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए क्या होता है, जब भी मैं आपको अगर हम बात करूं, मैं HCl मॉलिक्यूल है, आप हमेशा लिखते हो ना HCl टूटता है तो H पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है AB, A और B के बीच में बॉन्ड बना है। अब A और B के बीच में अगर एक बॉन्ड बना है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में होते हैं कि A और B की जो बॉन्ड लेंथ है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली बीच में होंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब मान लीजिए B हैज मोर अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, कि B की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचने की है A से ज़्यादा। मतलब A भी अपनी तरफ खींचना चाहता है, B भी अपनी तरफ खींचना चाहता है, पर B की अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि एक्चुअली A और B के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स B के थोड़े ज़्यादा क्लोज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने फेविकोल लगाया और बीच में चिपका दी है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? A एटम का ये अपना एटम है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, वैसे ही जो B एटम होगा, B एटम का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में घूमते रहते हैं। अब ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहां पर शेयरिंग हुई है, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है बीच में, यहां पर ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का, ये B की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा। ये मतलब है बोलने का कि B की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स B की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रह रहे हैं, B के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। A से दूर चले गए तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हुआ? पोलैरिटी डेवलप हो गई, एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक नेगेटिव पोल बन गया। ठीक है, अब यहां पर हम ये बोलेंगे कि B हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन A। ये मतलब वो बोलने का कि A से ज़्यादा स्ट्रांगली B इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। कब? जब A और B के बीच में बॉन्ड है। मतलब अगर हम अकेले B को रखा हो कहीं, अकेला B किसको अट्रैक्ट करेगा? किसी को नहीं कर सकता। कोई होना चाहिए ना, कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो किसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब कहीं बॉन्डिंग हो रही हो। ओके, तो इट इज़ अ रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एटम की एबिलिटी क्या है। वो एटम किसी मॉलिक्यूल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एटम ये B अकेला है, अकेले की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। किस पेयर को अट्रैक्ट करना है? शेयर्ड पेयर। लोन पेयर को नहीं करना है, जो A के अपने लोन पेयर होंगे उनको नहीं करना है अट्रैक्ट। इनके बीच में, A और B के बीच में जो शेयर्ड पेयर है, उसको एक एलिमेंट अपनी तरफ कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाता है, खींच पाता है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो HCl में Cl पे क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव? क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इसकी तरफ शिफ्टेड रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्टेड रहता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग अलग साइंटिस्ट ने मेजर किया। ओके, तो जो मोस्ट कॉमनली फॉलोड स्केल है दैट इज कॉल्ड पॉलिंग्स स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
उसने जो वैल्यूज़ दी उनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन को उसने स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया 2.1 पे। हाईएस्ट वैल्यू है फ्लोरीन 4.0, मतलब फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, फ्लोरीन से कोई नहीं ले सकता। इसलिए कभी भी आप पूरी केमिस्ट्री में फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हो किसी बॉन्ड में, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। फ्लोरीन हमेशा F नेगेटिव ही बनाता है। हाँ, क्लोरीन पे पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू 3.5, नाइट्रोजन 3.0, कार्बन 2.5, बोरॉन 2.0, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, लिथियम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा डी ब्लॉक तो भूल जाइए, डी ब्लॉक में आपको कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है। तो ये आपको ट्रेंड याद रखना है कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अल्टीमेटली पोल्स डेवलप होते हैं। जिसने खींच लिया अपनी तरफ उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव पोल हो गया। जिसने छोड़ दिए उस पर पॉजिटिव पोल आ गया। अब मान लीजिए अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड बनाओ, अब क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम एलिमेंट है तो दोनों बराबर बराबर जोर लगाएंगे, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी और आपके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एग्जैक्टली बीच में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास रोल नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। ओके, तो आई थिंक दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर एक ट्रेंड है कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स रिमेन द सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी increases, electron affinity increases, character metallic character decreases, non-metallic increases। फिर down the group electron shells increases by 1, valence electrons remains the same, electronegativity decreases, ionization energy decreases, electron affinity decreases, non-metallic character decreases, metallic character increases, and some merits and demerits of periodic table. Okay, so that is all about this particular chapter. So we finished this chapter। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर NCERT, योर बिलवर्ड फेवरेट NCERT बुक। तो ये 6 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दीज 6 प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द NCERT exercise। Okay, so I hope you have understood all that I had tried to explain in this particular lecture। फिर भी आपको समझ नहीं आता, एक बार अपनी बुक को पढ़ें एक बार और फिर इस लेक्चर को दोबारा देखें। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।